देश के भावी आईएएस पीसीएस अफसरों को मेरा सलाम। दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी में आईएएस पीसीएस चैनल में। दोस्तों, यदि आप हिंदी मीडियम से आईएएस या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो द हिंदू के एडिटोरियल्स आपको हिंदी में नहीं मिल पाते होंगे। इसलिए द हिंदू के एडिटोरियल्स का एनालिसिस करके मैंने हिंदी में आपके सामने रखने का प्रयास किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, आज का एडिटोरियल शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली द हिंदू के एडिटोरियल्स मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। आज का संपादकीय विश्लेषण है, पशु क्रूरता को रोकना राज्य का कर्तव्य है। दोस्तों, यह जलीकट्टू के संदर्भ में आया है जो मेंस के पेपर 2 से संबंधित है। लेख हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की जो एक संवैधानिक पीठ है उसने कहा है कि राज्य में जलीकट्टू के अभ्यास को अनुमति देने वाले तमिलनाडु के जो कानून हैं, जो तमिलनाडु ने एक कानून बनाया है, उस पर वो अपना फैसला सुनाएगी। तो एक बार पहले जलीकट्टू के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जलीकट्टू जो है वो तमिलनाडु का एक परंपरागत खेल है जो गांव में अधिक खेला जाता है और पोंगल त्यौहार पर ये आयोजित किया जाता है। इसमें बैलों की लड़ाई कराई जाती है इंसानों से। तो इंसान जो हैं वो बैलों के साथ भिड़ते हैं, लड़ते हैं। इस खेल में ये होता है। तो ये तमिलनाडु के गौरव और संस्कृति का प्रतीक है और 2000 साल पुराना ये खेल है जो इनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, जानवरों की सुरक्षा करने वाली एक संस्था है पेटा, PETA, जिसने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके गई है कि इस खेल की वजह से जानवरों के साथ अत्याचार हो रहा है और उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो इस मामले पर अदालत ने 2014 में इस खेल पर पाबंदी लगाई थी और बैन करने का फ़ैसला सुनाया था। तो कोर्ट में जो फ़ैसला आया था वो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बनाम ए नागराजा 2014। दोस्तों, ये आप अपने आंसर में ज़रूर डालिएगा अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट जजमेंट है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जलीकट्टू को अवैध करार दे दिया था और कोर्ट ने कहा था कि यह प्रथा क्रूर है और इससे जानवरों को अनावश्यक दर्द और पीड़ा होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो बैल होता है उसके साथ लड़ाई की जाती है तो हाथ उसमें काफ़ी ज़्यादा दर्द पहुंचता है बैल को। निर्णय का महत्व। पशु कल्याण के सवालों के समाधान की बात आने पर सुनवाई ने संविधान में निहित कमियों को रेखांकित किया है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि हमारे संविधान में पशुओं को लेकर या जानवरों को लेकर बहुत अधिक उसमें स्पष्ट नहीं कहा गया है। थोड़ा बहुत ही कहा गया है, जैसे कि DPSP में कहा गया है थोड़ा, या फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कहा गया है, पर वो इन्फोर्सेबल नहीं है, जिनका अर्थ है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर और लागू नहीं करवाया जा सकता। तो वो बहुत ज़्यादा जानवरों को लेकर संविधान में कुछ स्पष्ट बात नहीं कही गई है। संविधान में पशु कल्याण के लिए क्या बताया गया है वो देखते हैं। तो अनुच्छेद 21 जो है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, ये व्यक्तियों को तो दिए गए हैं, साथ में कुछ सालों में अनुच्छेद 21 की जो परिभाषा है उसमें बहुत बदलाव आया है, उसे बहुत बड़ा किया गया है। तो उसमें ये भी है कि राइट टू लाइफ जो है उसमें राइट टू एनवायरनमेंट भी है। मतलब हमारा जो आसपास का पर्यावरण है वो भी हमारा साफ़ शुद्ध होना चाहिए और उसमें रहने वाले जो जानवर वगैरह हैं उन्हें भी कोई क्षति ना पहुँचे, ये भी हमारा अधिकार है। तो एक अनुच्छेद 21 जो है उसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के साथ साथ जो पर्यावरण का अधिकार भी जोड़ता है। उसमें पर्यावरण में जब पशु भी आ जाते हैं तो पशु से संबंधित भी ये अनुच्छेद माना जा सकता है। दूसरा है अनुच्छेद 48। तो अनुच्छेद 48 कहता है कि गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने और उनकी नस्ल में सुधार करने के लिए। तो ये गाय बछड़ों से संबंधित है। अनुच्छेद 48A पर्यावरण की रक्षा और सुधार और वनों और वन्य जीवन की रक्षा के लिए है। फिर पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम अधिनियम, PCA अधिनियम। PCA का फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट। तो ये
1960 में एक एक्ट लाया गया था जिसमें पशुओं के प्रति जो क्रूरता होती है उसको रोकने में मदद की जा सके। तो ये जानवरों के प्रति क्रूरता का कारण बनने वाली जो अनेक परिस्थितियाँ या अनेक कारण हैं उनको अपराध घोषित करता है। लेकिन यहाँ पे एक छूट दी गई है इस एक्ट में कि जो एक्सपेरिमेंट के लिए या चिकित्सा उन्नति के लिए जानवरों पर प्रयोग किए जाते हैं उन पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जैसे काफ़ी इंजेक्शन वगैरह लगा के दवाई दी जाती है, उसका असर देखा जाता है, तो वो उस पर छूट दी गई है कि आप एक्सपेरिमेंट उन पर कर सकते हो। एक बार ये अधिनियम देख लेते हैं, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960। इसके माध्यम से जलीकट्टू जो है उसमें नागराजा मामला कोर्ट ने कहा था कि जलीकट्टू पीसीए अधिनियम द्वारा निषिद्ध कार्यों की सीमाओं के भीतर आता है। मतलब कि जो जलीकट्टू है वो पीसीए अधिनियम के अंडर आता है, जिससे कि ये आपराधिक प्रक्रिया है। जलीकट्टू खेल मतलब अवैध है, पर तमिलनाडु ने 2017 में इसमें संशोधन किया, पीसीए अधिनियम में संशोधन किया और इसने जलीकट्टू को वैध घोषित कर दिया, उसे कोई अपराध नहीं माना। कानून की जो न्यायिक समीक्षा है वो 2 आधारों पर की जा सकती है। तो पहला आधार ये है कि क्या विधायिका के पास कानून बनाने की क्षमता है, अर्थात जो तमिलनाडु ने इस एक्ट में पीसीए 1960 एक्ट में संशोधन किया है, जो उसमें उस परिभाषा बदली है कि जलीकट्टू जो है अपराध नहीं है, आपराधिक क्रिया नहीं है, उसको विधायिका के पास क्या ये शक्ति थी कि वो ऐसा फेरबदल कर सके, कानून को संशोधित कर सके। तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि जो कुछ पशुओं जानवरों से संबंधित मामला है वो कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में आता है, तो राज्य भी उस कानून को संशोधित कर सकते हैं या बना सकते हैं। और दूसरा आधार ये है कि क्या कानून संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों में से एक या दूसरे का उल्लंघन करता है। तो हाँ, इसका आंसर भी ये है कि जो मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 21 है उसमें मैंने आपको भी बताया ही था कि राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार जो है उसमें अब पर्यावरण भी आ जाता है, और पर्यावरण में पशुओं को नुकसान न पहुंचाना भी हमारा एक अधिकार है, तो यह भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। जो याचिका करता है उनके क्या तर्क थे वो एक बार देख लेते हैं। तो नागराजा मामले में जलीकट्टू के द्वारा जो उल्लंघन हुआ है वो किन किन का है। तो पहला है कि पीसीए अधिनियम जो है उसका उल्लंघन करता है, जो कि 1960 वाला है, जबकि 2017 में तमिलनाडु ने संशोधन किया था, पर जो मेन था 1960 में पीसीए प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, वो तो उसका उल्लंघन करता है। दूसरा है कि मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A उसमें निहित है, तो उसका भी उल्लंघन होता है, और अदालत ने माना है कि ये अनुच्छेद 21 में निहित जीवन के अधिकार पर सीधा असर करता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली द हिंदू के एडिटोरियल्स मिलते रहें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। आगे का रास्ता वे फॉरवर्ड देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 21 जो है उसके अधिकार पर हमें पशुओं को भी जीवन का आंतरिक मूल्य और सम्मान देना चाहिए, और उनके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। पहला तो यही है कि अनुच्छेद 21 के तहत जानवरों के साथ, पशुओं के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए और सम्मानपूर्वक उनके साथ पेश आया जाए। एक दार्शनिक थे मार्था नुसबॉम, ये आप अपने आंसर में डाल सकते हैं कि दार्शनिक मार्था नुसबॉम थे जिन्होंने कहा था कि जानवरों के प्रति देखभाल का हमारा कर्तव्य शायद ही उनके साथ हमारी समानता से उत्पन्न होना चाहिए। इसके बजाय हमें पशु जीवन के प्रत्येक रूप को उसकी सुंदरता और विचित्रता में देखना चाहिए। तो ये दार्शनिक मार्था नुसबॉम जी का कथन था। आगे देखते हैं। वह दृष्टिकोण जो हमारे संविधान के पाठ और मूल्यों के प्रति अधिक निष्ठा बनाए रखता है, इसे एक ऐसी दुनिया में रहने के हमारे अपने अधिकार के संदर्भ में देखना है जो जानवरों के साथ समान चिंता का व्यवहार करता है।
तो हमारे संविधान में जो कहीं कहीं थोड़ा बहुत DPSP या फंडामेंटल ड्यूटीज़ में दिए गए हैं जानवरों से संबंधित अनुच्छेद, उनके आधार पर हमें जानवरों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, मतलब अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और न्यायमूर्ति KS राधाकृष्णन का कथन आप अपने आंसर में डाल सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान केवल मनुष्यों के अधिकारों की रक्षा करता है, लेकिन जीवन का अर्थ आज केवल अस्तित्व से कुछ अधिक समझा जाता है। इसका मतलब एक ऐसा अस्तित्व है जो हमें अन्य बातों के अलावा एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में रहने की अनुमति देता है, और उस वातावरण में पशु भी शामिल होते हैं। तो इसलिए पशुओं की क्रूरता को रोकने के लिए अब कानून बनना चाहिए, जो कि ये राज्य पर बाध्यकारी कर्तव्य में बदल जाता है। ये आपका एडिटोरियल था। अब एक अभ्यास के लिए प्रश्न देख लेते हैं। संवैधानिक नैतिकता संविधान में ही निहित है और इसके आवश्यक पहलुओं पर स्थापित है। प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत की व्याख्या करें। दोस्तों, ये UPSC 2021 का क्वेश्चन है। आप ये अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं 200 शब्द में लिखकर। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको एक MCQ दिया था, उसका आंसर देख लीजिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, और ऊपर आई बटन में भी आपको दिख रहा होगा, तो आप आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, तभी आपको ये आंसर समझ में आएगा। तो आंसर B है। कथन विश्लेषण देखते हैं। कथन 1 सही है, जो कहता है कि यह केवल सरकार और उसके संगठनों के रिकॉर्ड रखता है और संरक्षित करता है और वर्गीकृत दस्तावेज प्राप्त नहीं करता है। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार NAI के पास 1962, 1965 और 1971 के युद्धों या यहाँ तक कि हरित क्रांति के रिकॉर्ड नहीं हैं। कथन दूसरा गलत था। तो NAI जो संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्य करता है, सभी गैर वर्तमान सरकारी अभिलेखों का भंडार है, जो उन्हें प्रशासकों और विद्वानों के उपयोग के लिए रखता है। दोस्तों, आज का प्रीलिम्स प्रैक्टिस MCQ देख लेते हैं। दोस्तों, आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। तो प्रश्न है, डायबैक रोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक छोटा पेड़ या झाड़ी अपने पत्तों या जड़ों की नोक से मरने लगती हैं। दूसरा है, यह मोज़ेक वायरस के कारण होता है और पौधे के परागण से फैलता है। तो इसमें आपको गलत कथनों का चयन करना है। यहाँ आप ये ध्यान रखिएगा कि गलत कथन कौन सा है, 1 और 2 में से वो बताना है। और आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या D ना 1 ना 2। तो आप कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो उसका पासवर्ड लिख लीजिए। उसका पासवर्ड रहेगा JALBAL। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।